मित्रों नमस्कार। विद्या एडुटेक के डिजिटली प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। कमिटमेंट बैच 2025 के अंतर्गत यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए जो टेस्ट सीरीज का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, यानी ऑफलाइन प्रयागराज में और मुखर्जी नगर दोनों जगह आयोजित हो रहा है और ऑनलाइन कहीं से भी आप शामिल हो सकते हैं। तो ये जो पहला टेस्ट हम लोग इस कमिटमेंट बैच के अंतर्गत जो आयोजित किए हैं, इसका डिस्कशन आज हम लोग करने जा रहे हैं, है ना। मुख्य परीक्षा का अगर जो आपने उत्तर लिखा, नहीं भी लिखा कोई बात नहीं, अगर जो कहीं से भी आप कोई उत्तर लिख रहे हैं तो एक आदर्श उत्तर तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक। तो उसी के संदर्भ में चीजों को थोड़ा सा समझने का आज प्रयास करेंगे। विशेषकर आज जो हम लोगों ने टेस्ट आयोजित किया था उसके शुरुआती 5 क्वेश्चन का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक बार देखिए आप कि अगर जो आपके सामने यह जो प्रश्न दिख रहा है बोर्ड पे, यानी हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सरस्वती सभ्यता थी और कई तरीकों से अद्वितीय थी, ठीक। तो यदि आप मुख्य परीक्षा लिखने जा रहे हैं तो अगर ये प्रश्न आपके सामने आ जाता है तो इस प्रश्न का सामना आप कैसे करेंगे, इस प्रश्न से आप नेगोशिएट कैसे करेंगे, ठीक है। और यह प्रश्न कितने अंकों में है? 8 अंकों में। कितने अंकों में है यहाँ पे बाबू? 8 अंकों में। 8 अंकों का मतलब क्या कि आपके पास लिखने के लिए लगभग 7 मिनट है और शब्द सीमा लगभग 125 शब्द आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है, ठीक। तो 125 शब्दों में यदि हम इस प्रश्न को लिखने जाएं तो हमारे लिखने का अप्रोच कैसा होना चाहिए? भूमिका में कितने शब्द खर्च करने चाहिए, मुख्य भाग में कितने शब्द खर्च करने चाहिए और निष्कर्ष में कितने शब्द खर्च करने चाहिए। फिर मुख्य भाग में हमको कौन कौन से पॉइंट्स इस प्रश्न में विशेषकर डालने चाहिए थे, जिसकी चर्चा मुख्य भाग में करनी चाहिए थी, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग ये जो 5 प्रश्न हैं आज के लिए निर्धारित, इसको देखने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता थी और कई तरीकों से अद्वितीय थी, है ना। तो इसको जस्ट एक कमेंट करने के लिए कहा गया है कि इसका कमेंट कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 125 शब्द है, फिर भी हमें भूमिका तो लिखनी होगी ना। देखिए आपको यहाँ जो डिस्प्ले पे दिख रहा है ना, ये भूमिका में शब्द थोड़े ज्यादा रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से विशेषकर चुने हुए शब्द रखे गए हैं। तो भूमिका में शब्द ज्यादा रखने के लिए, चूंकि यह एक मॉडल आंसर है, तो मॉडल आंसर है तो इसका मतलब ये है कि इसमें से कुछ चीजें आप कैरी कर पाएंगे, कुछ चीजों को डाइजेस्ट कर पाएंगे, कुछ चीजें आपसे छूट जाएंगी, इसीलिए शब्द सीमा थोड़ी ज्यादा रखी गई, ठीक है, भूमिका के लिए भी और मुख्य भाग या निष्कर्ष के लिए भी, ठीक। देखिए अगर जो इस प्रश्न की हम भूमिका लिखने जाएं तो हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, क्या हमें भूमिका को कैसे लिखना चाहिए। देखिए ये जो डिस्कशन है ना, इसका एक फॉर्मेट हम लोग ड्रॉ किए हैं, जैसे कि भूमिका और निष्कर्ष हम आपको लिखा हुआ देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए इसकी भूमिका को मैंने लिख दिया है और निष्कर्ष को लिख दिया है, लेकिन जो मुख्य भाग है इसको हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके, ठीक है, कि मुख्य भाग में हमें कैसे लिखना था, ठीक। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत आपको भूमिका में ही और निष्कर्ष में होती है। मुख्य भाग तो कुछ ना कुछ शब्द आपको पता होता है किसी भी प्रश्न के लिए, तो वो तो ऑल गुड, एवरीथिंग ओके, चलिए एवरीथिंग ओके, तो वो तो आप लिख लेते हैं मुख्य भाग। लेकिन भूमिका एक बार हम लोग मिलके आप लोगों को सिखाना चाहते हैं कि भूमिका की शुरुआत हमें कैसे करनी है किसी भी प्रश्न का, है ना। माइंड सेट हमको कैसे भूमिका के लिए डेवलप करना है। देखिए पहला प्रश्न हम लोगों ने देखा, सिंधु सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता थी और कई तरीकों से अद्वितीय थी, ठीक। तो यहाँ एक शब्द देखिए, भारतीय महाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति, है ना, प्रथम नगरीय क्रांति हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता अपनी समकालीन मेसोपोटामिया मिस्र सभ्यताओं से कहीं अधिक विस्तृत और सुविकसित थी। क्या थी? एक तो विस्तृत थी और दूसरी सुविकसित थी, ठीक है। मैं ना कुछ चीजों को सर्किल कर रहा हूं, तो ये शब्द ना की पॉइंट्स हैं बाबू, मतलब आपके भूमिका में ये शब्द होने ही चाहिए थे, ठीक है। क्योंकि उससे भूमिका में क्या होता है कि थोड़ी सी एक तरीके से सामान्य शब्दों में कहें तो वजन बढ़ता है भूमिका का, ठीक। तो देखिए पहला विस्तृत थी और सुविकसित थे, किससे? तो ये जो मिस्र की सभ्यता थी समकालीन, यानी हड़प्पा के, जब हड़प्पा का जब विकास हुआ था, कब था हड़प्पा का बाबू टाइम पीरियड? तो मोटा मोटी लगभग जो सभी विद्वान जिस पे सहमत हैं 2300 बीसी से कितना 1750 बीसी के आसपास के कालखंड को हड़प्पा कालखंड माना गया है, यानी इस टाइम फ्रेम में सबसे डेवलप थी हड़प्पा, ठीक। तो क्या थी? विस्तृत थी और सुविकसित थी, किससे? तो मिस्र की सभ्यता से और मेसोपोटामिया की सभ्यता से, ठीक। यह न केवल अपनी उन्नत नगर योजना स्वच्छता के लिए, बल्कि अपनी सांस्कृतिक एकरूपता और मानकीकरण के लिए भी अद्वितीय मानी जाती है। तो हमने क्या किया कि हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताओं की चर्चा करते हुए हमने उत्तर की शुरुआत की, ठीक।
और उसके महत्व को दर्शाते हुए हमने उत्तर की शुरुआत की। अब मुख्य पॉइंट हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यह अद्वितीय थी, यानी विशेष थी। विशेष थी किसके संदर्भ में? मिस्र की सभ्यता में, मेसोपोटामिया की सभ्यता से ये विशेष थी। अब विशेष थी तो विशेष के संदर्भ में हमको क्या करना है कि कुछ पक्ष में, अब इसके पक्ष में अपने तर्क देने हैं, कुछ पॉइंट बताएंगे ना कि आखिर विशेष ये क्यों थे। देखिए, तो पहला विशेष जो थी, इसके संदर्भ में पहला हम पॉइंट दे रहे हैं कि यह नगर योजना अद्वितीय नगर योजना, यानी हड़प्पा की सभ्यता में नगर योजना था जो था वो मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों से अद्वितीय था। कैसे? तो यहाँ से जो एक मिनट, यहाँ की जो सड़कें थी ये क्या थी? चौड़ी थी। और एक और विशेषता थी इसकी कि यह समकोण पर काटती थी। पहली विशेषता हमने क्या बताया? अद्वितीय थी। कैसे? तो ये जो सड़कें थी ये चौड़ी थी, यानी बहुत चौड़ी सड़कें बनाई गई थी, और ये जो सड़कें थी ये समकोण पे काटती थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। दूसरी इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? तो जो सड़कों का जाल था, यानी जो ग्रिड प्रणाली यह काफी डेवलप थी, है ना, काफी विकसित थी। तीसरा इसमें क्या था कि उन्नत जल निकासी की व्यवस्था थी। देखिए, उन्नत जल निकासी की व्यवस्था थी। तीसरे इसमें हम पॉइंट क्या दे सकते हैं कि जो हड़प्पा के जो शहर बने होते थे ना, यह दो भागों में बटे होते थे। एक निचला शहर होता था और एक दुर्ग होता था। क्या होता था? एक निचला शहर होता था और एक दुर्ग होता था। फिर उसके बाद भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो नालियां होती थी ना, वो पक्की नालियां होती थी, और उस पे ना नालियों को ढका जाता था किससे? जिप्सम से, और जो वहां पे रॉ मटेरियल थे उससे उस पक्की नालियों को ढका जाता था। ठीक, तो ये एक देखें कि नगर योजना जो थी, हम लोगों ने हड़प्पा काल की जो नगर योजना को देखा कि सड़कें समकोण पे काटती थी, चौड़ी होती थी सड़कें, ग्रिड प्रणाली जो सड़कों की थी वो बहुत डेवलप थी, उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी, सभी जो घर होते थे उसमें कुएं होते थे, है ना। कुओं से जो पानी निकाला जाता था, तो घरों से जो नालियां होती थी, छोटी छोटी घर से जो नालियां निकलती थी, वो जाके कनेक्ट होती थी बड़ी नालियों से। अब बड़ी नालियां सड़कों के जस्ट किनारे होती थी, ठीक, और जो बड़ी नालियां होती थी ना, उसको क्या किया जाता था? जिप्सम से और जो उन्नत रॉ मटेरियल से उसको पक्की करके उसको ढका जाता था। तो ये अद्वितीय नगर योजना थी। पहला पक्ष हमने दिया। देखिए, इसको एक तरीके से, अब चूंकि आप जानते हैं कि अगर जो हम किसी भी उत्तर में, विशेषकर हिस्ट्री का उत्तर हो या ज्योग्राफी का उत्तर हो, यदि हम उसमें मैप्स का प्रयोग करते हैं, मैप बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे उत्तर में क्या होता है कि उत्तर एक तरीके से काफी आकर्षक दिखता है। ठीक, तो यहाँ हम लोगों को मैप बनाने का क्या स्कोप है? मैप बनाने का ये स्कोप है इस प्रश्न में विशेषकर कि हम हड़प्पा, ये जो यहाँ पे मैप आपको दिख रहा है, थोड़ा सा, ये जो मैप दिख रहा है, मैं साइड में हो जाता हूँ, ये जो मैप दिख रहा है, इसका हमें क्या करना है कि हड़प्पा का लोकेशन दिखा देना है। इंडिया का मैप बनाना है और हड़प्पा का लोकेशन दिखा देना है। ऊपर हमको क्या दिखाना है? मांडा, है ना, मांडा को दिखा देना है जो जम्मू कश्मीर में था। पश्चिम की तरफ हमको सुतका गेंडोर को दिखा देना है जो दासका नदी के किनारे अफगानिस्तान में था। तीसरा, पूर्व में जब हम जाएंगे तो हिंडन नदी के किनारे जो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्वी, अभी तक उत्खनन में जो पूर्वी क्षेत्र प्राप्त हुआ है, उसे दिखा देना था। फिर हमें दक्षिण में दैमाबाद जो प्रवरा नदी के किनारे है, विशेषकर महाराष्ट्र में है, तो इसको दिखा देना था। तो जस्ट हड़प्पा का जो विस्तार था, इसको हमें इस मैप के द्वारा दिखा देना था। ठीक है बाबू, तो पहला पॉइंट हमने लिखा किसमें कि ये अद्वितीय थी। अद्वितीय कैसे थी? तो नगर योजना यहाँ की अद्वितीय थी। अद्वितीय नगर योजना में ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देखा। ठीक, कुछ पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूँ, ठीक है, तो दोनों को आपको रिकॉल करना है। चलिए अगला प्रश्न देखें, अगला पॉइंट देखें कि अद्वितीय जो थी उसके दूसरा पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट तो ये अद्वितीय नगर योजना थी, दूसरा अद्वितीय उसमें क्या था? तो व्यापार और अर्थव्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता जो थी ना, वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था नहीं थी, वो व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, यानी हड़प्पा में जो वस्तुएं बनती थी उसका हम निर्यात करते थे। और कहाँ करते थे? तो अफगानिस्तान में करते थे, है ना, अफगानिस्तान में करते थे, बहरीन में करते थे। चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं कि निर्यात आधारित थी अर्थव्यवस्था, निर्यात आधारित थी। निर्यात हम किसे करते थे? तो ईरान को करते थे, ईरान को करते थे, ठीक है, इराक को करते थे, इराक को करते थे, जिसे हम क्या कहते थे? मेसोपोटामिया कहते थे, मेसोपोटामिया कहते थे।
ठीक है, इराक को ही प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहा जाता था। फिर हम क्या किसको करते थे, बहरीन को निर्यात करते थे, बहरीन को निर्यात करते थे। फिर वहीं पे ही अफगानिस्तान को निर्यात करते थे। मध्य एशिया के अन्य देशों को भी हम क्या करते थे, निर्यात करते थे। और किन वस्तुओं का निर्यात करते थे, तो भारत से जो निर्यात किया जाता था, निर्यात वस्तुएं जो निर्यात होती थी उसमें क्या होता था, हाँ, सूती वस्त्र होते थे, सूती वस्त्रों का हम निर्यात करते थे, सूती वस्त्रों का निर्यात करते थे। फिर हाथी दांत से जो बनी वस्तुएं थे उसका निर्यात करते थे। और कृषिगत उत्पादन जो होता था, कृषि वस्तुएं, इसका हम लोग निर्यात करते थे। और वहां से मंगाते क्या थे, तो हीरे जवाहरात, लाओस माजुली करके एक आभूषण आता था, उसको हम मंगाते थे। तो ये था ट्रेड हमारा होता था। अब देखिए, ट्रेड जो होता था ना हमारा मध्य एशिया से, जो हड़प्पाकालीन के तत्काल जो निर्यातक मतलब आयात करने वाले देश थे, यानी भारत से जो निर्यात होता था, तो जो ट्रेड डेफिसिट था ना, वो ट्रेड जो सरप्लस था वो भारत के पक्ष में था। यानी भारत वस्तुओं का निर्यातक था उस समय, और भारत में जो सोने आभूषण और जो सारी चीजें थी, चूंकि उस समय आप जानते थे वाटर सिस्टम था, तो कुछ चीजें यहाँ से निर्यात होती, कुछ वहां से आते थे। पैसे का बहुत ज्यादा चलन नहीं था, बस मुहरे के आधार पे मुहरे को कुछ प्राप्त हुई है, उससे निर्यात होता था। तो ये देखा हम लोगों ने कि व्यापार और अर्थव्यवस्था क्या थी, उन्नत थी, अद्वितीय थी। पहला प्रश्न को हम नहीं भूलेंगे। प्रश्न में ये कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता वो कई मामलों में अद्वितीय थी। तो पहला मामला हम लोगों ने देखा कि उन्नत नगर योजना थी, यानी अद्वितीय नगर योजना थी। दूसरा हम लोगों ने देखा कि व्यापार और अर्थव्यवस्था भी बहुत उन्नत थी। ठीक, तीसरा हम पॉइंट देख रहे हैं कि उन्नत में क्या था, वहां पे अद्वितीय में क्या था। तो जो हड़प्पा वासी थे ना, वो शांत प्रकृति के थे। इसका प्रमाण कैसे मिलेगा, तो जो हड़प्पा की खुदाई हुई है वहां से हमें किसी भी प्रकार का प्रक्षेपात या युद्ध में प्रयोग होने वाले अस्त्र शस्त्र का प्रयोग, मतलब उसकी एविडेंस नहीं मिले। तो अगर जो किसी भी सभ्यता में अगर जो ये एविडेंस नहीं मिलता है, मान लीजिए अभी वर्तमान में हम लोग दिल्ली में हैं, और दिल्ली में मान लीजिए किसी कारणवश इसका पतन हो जाता है, या मतलब ये सभ्यता मिट जाती है, तो हजारों 2000 साल 10,000 साल बाद जब इसका उत्खनन होगा, तो यहाँ पे कुछ एविडेंस दिखेगा ना। जैसे मान लीजिए लैपटॉप है, टैब्स है, मोबाइल्स है, तो यही कहा जाएगा ना क्योंकि उस समय की सभ्यता थोड़ी एडवांस थी, तकनीकी के मामले में बहुत डेवलप थी, है ना। तो ऐसे ही जब हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया जा रहा है, तो वहां पे किसी भी प्रकार के युद्ध सामग्री, जो युद्धों में प्रयोग होने वाली सामग्री है, वो नहीं मिल रहा है। तो इसका अर्थ ये निकाला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, युद्ध में उनका विश्वास नहीं था, है ना। उनका मुख्य फोकस ट्रेड पे था, व्यापार पे था, है ना। तो किसी प्रकार से युद्ध में वो सम्मिलित नहीं होते थे, यानी वो शांति प्रिय प्रकृति के लोग थे। ठीक, तो तीसरा पॉइंट हमें ये मिला कि अद्वितीय वैसे थे। चौथा पॉइंट हमें ये है कि सांस्कृतिक निरंतरता थी। अब इसका मतलब क्या है कि जो धार्मिक जीवन था उस समय का, जैसे मान लीजिए कि प्रकृति की पूजा उस समय की धार्मिक पद्धति थी, है ना। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं हड़प्पा काल में, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, लेकिन प्रकृति पूजा के साक्ष्य मिले हैं, है ना। जैसे पशुपति देवता की जो चिन्ह मिला था, एक सींग वाले गैंडे का जो चिन्ह मिला था हड़प्पा काल से, तो ये कहीं ना कहीं, और मातृ देवी का जो उसके गर्भ से एक पौधे का अंकुरण होते हुए दिखाया गया था, ये प्रकृति पूजा के ही तो साक्ष्य हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो सिंधु सभ्यता थी वो क्या थी, प्रकृति में उसमें निरंतरता थी, और वो कभी अभी ना कहीं आज भी हमारी संस्कृति में वो देखा जाता है। जैसे स्वास्तिक का चिन्ह बनना, ये सिंधु सभ्यता से हमें लिया है ना। तो वो सारी चीजें हम लोगों को अभी भी देखने को मिलती है, तो एक सांस्कृतिक निरंतरता भी वहां पे देखने को मिल रही है। तो ये 4-5 बिंदु हम लोगों ने देखा कि ये अद्वितीय कैसे थे। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष इसका क्या लिखा गया है। कुछ और पॉइंट इसमें ऐड कर सकते थे, उसको अभी सी बात है कि इसमें इसको बन रहा है कुछ और पॉइंट्स ऐड करने का इसमें। ठीक है, हाँ, निष्कर्ष देखें हम लोग। निष्कर्ष में हमने लिखा है यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता की अद्वितीयता इसके विशाल दुर्गों या राजाओं में नहीं, बल्कि इसकी सुनियोजित शहरों, मानकीकृत ईंटों, जटिल जल निकासी और शांति प्रिय उन्नत व्यापार उन्मुख समाज में निहित थी। इसने भारतीय संस्कृति के उन आधारभूत तत्वों की नींव रखी जिसकी निरंतरता आज भी हमें देखने को मिलती है। तो
ये जो प्रश्न हम लोगों ने देखा, इसका जो एक्सप्लेनेशन देखा, डिस्कशन देखा, तो कुछ इस प्रकार से हमें उत्तर लिखने की जरूरत थी। अगर जो बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर ठीक लिखा है और सारी चीजों को उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, यदि आप भी इस उत्तर को लिखने जाएं, मान लीजिए ये जस्ट आपके सामने उत्तर दिखा, तो आपको कुछ इतने पॉइंट्स को, और आपके पास जो नॉलेज है, तो जस्ट इतने मिनिमम पॉइंट्स को आपको इस आंसर में तो डालना ही था। ठीक है, पहले संक्षिप्त भूमिका दिखानी थी और भूमिका में हमको सिंधु सभ्यता के महत्व को बताते हुए और उसकी विशेषता को बताते हुए भूमिका की शुरुआत करनी थी। फिर हमको मुख्य पॉइंट में वह अद्वितीय कैसे थी, इस पक्ष को सिद्ध करना था अपने तर्कों से, मतलब उसके पक्ष में अपने तर्क देने थे। तो 4 बिंदु हम लोगों ने देखा। फिर हमें क्या करना था, अपने जो उत्तर है इसके वजन बढ़ाने के लिए, और इसको एक तरीके से समान शब्दों में वजन बढ़ाना हो गया, बट ये है कि इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना था, मैप एक ड्रॉ करना था। मैप में क्या दिखाना था कि जो सिंधु सभ्यता का विस्तार है, चाहे उत्तर में कश्मीर का मांडा हो गया, दक्षिण में दैमाबाद हो गया, पूर्व में आलमगीरपुर हो गया और पश्चिम में सुत का गेंडोर हो गया, इसको हमें दिखाना था कि ये सभ्यता यहाँ से यहाँ तक फैली हुई थी। ठीक, तो कुछ ऐसे उत्तर को, ये पहले वाले प्रश्न को हमें उत्तर देना था। ठीक है बाबू, एवरीथिंग ओके? आइए दूसरा प्रश्न देखें हम लोग। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। और दूसरा प्रश्न ये है, जो हम लोगों ने टेस्ट लिया था उसमें दूसरा प्रश्न हमने ये दिया था इसमें कि, प्रश्न पहले पढ़ते हैं। प्राचीन मंदिर स्थापत्य कला के, प्राचीन मंदिर स्थापत्य कला के अंतर्गत द्रविड़ शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। 2 शब्द ध्यान रखिएगा, प्रश्न पढ़ते समय सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस प्रश्न में निहित कीवर्ड्स को खोजना है। ठीक, और चूंकि छोटे वाले प्रश्न है, ये 8 नंबर के प्रश्न है, शब्द सीमा हमारे पास 250 है, तो हम क्या कर सकते हैं ना कि हमारे उत्तर में भटकाव नाम की बिल्कुल भी कोई, जो भटकाव का जो स्कोप है वो नहीं है। तो हमें एकदम टू द पॉइंट जाना है। और टू द पॉइंट कैसे जाएंगे? सबसे पहले 10 से 12 शब्द या मैक्सिमम 15 शब्द में हम भूमिका लिखें, उसको दर्शाएं कि इस प्रश्न का ये भूमिका होगी। फिर जो हमारा मुख्य भाग है, इसको 3 तरीके से लिखें, या तो हम पॉइंट्स में लिखें, या तो फ्लो चार्ट्स में लिखें, या डायग्राम में लिखें। तभी आज के प्रश्न में, विशेषकर यूपीएससी हो गया चाहे यूपीपीएससी हो गया, जो छोटे प्रश्न है सॉरी, जो छोटे प्रश्न है उसको हम टेकल कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ हम की पॉइंट्स क्या है हमारा कि द्रविड़ शैली के मंदिर जो हैं और उनकी विशेषता बतानी, विशेषकर द्रविड़ शैली के मंदिर की विशेषता हमें बतानी है। तो हम उत्तर में ये गलती बिल्कुल ना करें कि हम नागर शैली पे चले जाए, है ना, बेसर शैली पे चले जाए, हम उसकी विशेषता बताएं। ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करना है, हमें एकदम टू द पॉइंट रहना है द्रविड़ शैली के ऊपर, है ना। पहले आइए देखिए इसका भूमिका कैसे लिख सकते हैं। भारतीय मंदिर स्थापत्य कला में 3 प्रमुख शैलियों, जस्ट केवल नाम हमने मेंशन कर दिया है, नागर, बेसर, द्रविड़ में कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक पल्लवित, है ना, द्रविड़ शैली अपनी भव्यता और विशिष्ट संरचना के लिए जानी जाती है। ठीक, पल्लवों के संरक्षण में यह आरंभ होकर चोल काल में यह शैली ने अपनी उत्कृष्ट शिखर पे पहुंच गई। तो यहाँ हमने क्या दिखाया, हमने ये दिखा दिया कि द्रविड़ शैली की उत्पत्ति कब हुई थी। तो इसमें हम लोगों ने दिखाया हाँ, कब पल्लवों के संरक्षण में इस द्रविड़ शैली की उत्पत्ति हुई थी। और हमने ये भी दिखा दिया कि कहां से कहां तक ये डेवलप थे, है ना, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक इस जो द्रविड़ शैली है इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम लोगों ने भूमिका में दिखा दिया। पहले हमने ये दिखा दिया कि कहां से कहां तक फैली थी, दूसरा हमने ये दिखा दिया कि किस टाइम फ्रेम में ये डेवलप हुई थी, तीसरा हमने ये भी दिखा दिया कि किस कालखंड में या किस शासन काल में सबसे ज्यादा उन्नत हुई थी। ठीक, तो ये तीनों पॉइंट हमने दिखा दिए। देखिए भूमिका हम लिखे, उसके जस्ट नीचे हमने क्या बनाया है, ये मैप ड्रॉ किया गया है, द्रविड़ शैली की मैप ड्रॉ किया गया है। और यकीन मानिए बाबू, यदि आपने जो मैप ड्रॉ करने की कला अगर जो डेवलप कर लिया, जहां भी इसको थोड़ा भी दिखे आप मैप ड्रॉ कर दीजिए, है ना, चाहे मंदिर का मैप बनाने के लिए बात कही जा रही हो आपसे, या किसी बाउंड्री की मैप बनाने की बात कही जा रही है, या ज्योग्राफी में आ रहे हैं तो इंडिया का मैप या वर्ल्ड का मैप बनाने की बात कही जा रही है, जहां भी इसको दिखे थोड़ा भी आप मैप ड्रॉ करिए, है ना। यदि आपने 20 प्रश्नों में, मान लीजिए यूपीपीसीएस में 20 प्रश्न आते हैं, 20 प्रश्न में यदि 4-5 प्रश्नों में मैप आपने ड्रॉ कर दिया या फ्लो चार्ट डायग्राम बना दिया, तो क्या है ना कि आधे नंबर भी, 0.5 नंबर भी आपको एक्स्ट्रा मैप्स के मिल गए। तो आप समझ रहे हैं, 8 पेपर्स में अगर जो थोड़ा भी प्रश्न 5-5 नंबर भी आपको एक्स्ट्रा मिल गया मैप की वजह से, तो 40 नंबर बढ़ जाएगा। और 40 नंबर रैंक का आपके डिसाइड करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
ठीक, तो मैप ड्रॉ करना हमको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, आइए आंसर पे आते हैं हम लोग। हम लोगों ने क्या यहाँ पे किया कि द्रविड़ शैली के जो मैप्स हैं इसको ड्रॉ किया। पहले हमने द्रविड़ शैली का विकास को बताया, कहाँ से कहाँ तक डेवलप था ये बताया, किसके कालखंड में सबसे ज्यादा चरण उत्कर्ष पे था ये भी बताया, भूमिका में हमने बता दी। अब मुख्य भाग में हमें क्या बताना है, प्रश्न में ये कहा गया है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों की विशेषता बताइए। तो जैसे ही आप मैप ड्रॉ करेंगे ना तो इसकी विशेषता आपको दिखने लगेगी। जैसे यहाँ पे देखिए ये गोपुरम बनाया गया है ना। तो यहाँ पे पहले हम लिखे मुख्य भाग, मुख्य भाग, ठीक, मुख्य भाग में पहला पॉइंट हम लिखे कि भव्य भव्य गोपुरम है ना, जिसे हम क्या कहते थे, तोरण द्वार कहते थे। ठीक, तोरण द्वार, भव्य गोपुरम होता था। पहली विशेषता हमने ये बताया। दूसरा हमारा विशेषता क्या होगा, दूसरी विशेषता होगी पिरामिड नुमा, पिरामिड नुमा क्या होता था, विमान होता था। सॉरी, विमान होता था। क्या होता था, विमान होता था, जिसे हम क्या कहते थे, शिखर कहते थे। अब ये क्या है पिरामिड नुमा विमान, यही तो है पिरामिड नुमा विमान, समझ रहे हैं बाबू, यही तो है विमान, पिरामिड नुमा विमान होता था। ठीक, तीसरी विशेषता क्या हो सकती है इसकी, तो तीसरी विशेषता हो सकती है विशाल, विशाल प्रकार, प्रकार नहीं है, प्रकार नहीं है, प्रकार है, जिसे हम क्या कहते थे, चार दीवारी कहते थे। जो गोपुरम होता था ना, उसके सराउंडिंग क्या होते थे ना, एक विशाल प्रकार होता था जिसे हम चार दीवारी कहते हैं, ये होता था। फिर गर्भगृह होता था, गर्भ वर्गाकार, वर्गाकार या अष्टकोणीय, अष्टकोणीय क्या होता था, अष्टकोणीय क्या होता था, गर्भगृह होता था, गर्भगृह होता था। और ये गर्भगृह होता कहाँ पे था, तो ये गर्भगृह क्या होता था, विमान के जस्ट जो पिरामिड नुमा विमान है, यानी जो ये शिखर है, यहीं पे अष्टकोणीय या वर्गाकार गर्भगृह होता था। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वर्गाकार गर्भगृह होता था या अष्टकोणीय गर्भगृह होता था। किसके नीचे, जो पिरामिड नुमा विमान है ना, यानी ये जो विमान है जस्ट इसी के नीचे होता था। ठीक, तो चौथा पॉइंट हम लोगों ने ये लिखा। पांचवा हमारा विशेषता क्या हो जाएगा, तो जो स्तंभ थे, स्तंभों पाला मंडल है ना, स्तंभों में पाला मंडल की जो बहुत सारी विशेषता थी। ये जो मंडप दिख रहा है ना आपको, ये मंडप की हम बात कर रहे हैं, इस मंडप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मंडप था। पांचवा, छठा विशेषता इसकी क्या हो जाएगी, मंदिरों का बहु मंजिला होना, मंदिरों का क्या होना, बहुमंजिला होना। बहुत सारी मंजिलें इसमें मंदिरों में बनाई गई थी। आप देख रहे हैं ना, ये गंगटोल चोलपुरम की जो मंदिर है, इसके देखिए कितने सारे लेयर्स बनाए गए हैं, कितने सारे इसमें क्या है कि मंजिल बनाए गए हैं, देख रहे हैं बाबू। हाँ, तो बहुमंजिला होती थी, ये जो द्रविड़ शैली के मंदिर होते थे ये बहुमंजिला होते थे। एक अन्य विशेषता इसकी क्या होती थी, सातवां विशेषता हम ये कर सकते हैं, पवित्र जल कुंड, पवित्र जल कुंड जिसे पुष्करणी भी कहा जाता था, तो पवित्र जल कुंड होते थे। तो ये गोपुरम के हमने क्या देखा, विशेषताएं देखी थी, क्या बोलते हैं, द्रविड़ मंदिर शैली की ये विशेषताएं। पहला हमें क्या लिखना था, पिरामिड नुमा विमान लिखना था। अब इसमें भी कुछ पॉइंट हमें लिखना होगा, जस्ट ये मैंने हेडिंग दे दिया आपको, कितने पॉइंट्स हमें लिखने चाहिए थे। फिर विशाल प्रकार थे जिसे हम चार दीवारी कहते थे। सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि ये जो पिरामिड नुमा विमान है, इसके जस्ट नीचे गर्भगृह बनाया जाता था। और गर्भगृह होता कैसे था, तो एक तो वर्गाकार होता था या अष्टकोणीय होता था। ठीक, तो जिसमें मुख्य देवता की जो मूर्ति है वो स्थापित की जाती गर्भगृह में। ठीक है, फिर स्तंभों पाला मंडल होता था। फिर मंदिर बहुत बहुमंजिला होते थे, कई सारे मंजिल मंदिरों में होते थे। ठीक है, फिर पवित्र जलकुंड होता था। पवित्र जलकुंड जो होता था ना, ये नागर शैली में नहीं देखने को मिलेगा, ये केवल द्रविड़ शैली के मंदिरों में देखने को मिलेगा आपको। ठीक, तो ये कुछ विशेषताएं थी जो हमको अपने उत्तर में शामिल करना था। ठीक है, आइए देखिए निष्कर्ष में क्या हम लोगों ने लिखा। निष्कर्ष में संक्षिप्त में ऊंचे गोपुरम द्वार, पिरामिड नुमा विमान है ना, विशाल प्रांगण,
अलंकृत मंडप, जो मंडप की हम लोग बात किए थे, द्रविड़ शैली की पहचान है ना। ये मंदिर केवल पूजा स्थल न होकर तत्कालीन भारतीय समाज के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बिंदु बन गए थे। तो यहाँ क्या किया हमने, मंदिरों की महत्व है ना, उसमें भी थोड़ा सा इंडिकेट करते हुए हमने अपने उत्तर को संक्षेप किया। ठीक है, क्योंकि 8 नंबर का प्रश्न है तो हम इसे बहुत ज्यादा विस्तार दे भी नहीं सकते, ना तो हमें समय अनुमति दे रहा है कि हम इसको बहुत ज्यादा विस्तार दें, और ना ही शब्द सीमा हमको अनुमति दे रही है कि हम बहुत ज्यादा विस्तार करें। तो हमने क्या सीखा इस प्रश्न में? हमने सिर्फ इतना सीखा कि हमको भूमिका में क्या क्या दिखाना था। जब द्रविड़ शैली के मंदिर की बात कही गई है तो हमें भूमिका में यह दिखाना था कि द्रविड़ शैली के मंदिर का विकास किस कालखंड में हुआ था, कहां से कहां तक हुआ था, जो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक की चर्चा किया था हम लोगों ने, और किस राजवंश के कालखंड में सबसे ज्यादा चरमोत्कर्ष पे या सबसे ज्यादा डेवलप किया था ये मंदिर। ठीक, और फिर हम लोगों ने क्या किया कि इस मंदिर की विशेषताओं को देखा। विशेषताओं में पिरामिड नुमा विमान को देखा, भव्य गोपुरम को देखा। गोपुरम कभी कभी क्या होता था ना, द्रविड़ शैली के मंदिर की जो ऊंचाई है ना, कभी कभी उससे भी ऊंचे गोपुरम बन जाते थे, प्रवेश द्वार जिसे हम कहते हैं। फिर विशाल प्रकार था या चार दीवारी होती थी, अन्य सारे बिंदुओं को हम लोग देखा। ठीक, तो ये था आज का हमारा दूसरा प्रश्न। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़े। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए हम तीसरा प्रश्न ये दिया गया है कि आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में महात्मा गांधी, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में महात्मा गांधी के योगदान को स्पष्ट कीजिए। क्या हमको बताना है? हमको ये बताना है कि आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में महात्मा गांधी कैसे, मतलब उनके आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में कैसे महात्मा गांधी थे, है ना। इस बिंदु को हमें बताना है। तो देखें, अगर जो यह प्रश्न हम लिखने जा रहे हैं 8 अंकों में, तो हमें भूमिका में कितने शब्द खर्च करने चाहिए थे। आइए भूमिका को एक बार देखते हैं। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के न केवल एक नायक नहीं बल्कि आधुनिक भारत के निर्माता थे। कैसे? उन्होंने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह जैसे अभूतपूर्व अस्त्रों व ब्रिटिश साम्राज्यवादी को चुनौती दी। किससे? सत्य से, अहिंसा से, सत्याग्रह से। ठीक, बल्कि एक बिखरे हुए समाज को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने का एक वैचारिक आधार भी प्रदान किया, है ना। ये जो तीसरी लाइन है, ये हमको राष्ट्र निर्माता के रूप में इंडिकेट करवा रही है किसको? महात्मा गांधी को। उन्होंने इस भूमिका में 2 शब्द कहा गया है। ना केवल उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी, किसके माध्यम से? सत्य के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से, बल्कि उन्होंने क्या किया कि जो भारत का समाज था बिखरा हुआ, इसको क्या किया? एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने का प्रयास किया। और कैसे किया, इन्हीं सारे बिंदुओं को हमें देखना है। तो राष्ट्र के निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में महात्मा गांधी के योगदान है, इसको हमें दर्शाना है। अब इसके पक्ष में इसके कि हाँ आधुनिक भारत के निर्माता थे, कुछ पॉइंट्स हमें लिखने होंगे, या ये जो कथन है इसको स्पष्ट करना होगा। तो मुख्य भाग में हम क्या लिखेंगे बाबू? मुख्य भाग की हम बात करें तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा कि जन आधारित स्वतंत्रता आंदोलन का क्या किया? आंदोलन का नेतृत्व किया। देखिए, आप ये मत समझिएगा कि जस्ट ये हम लोग मुख्य भाग को लिख रहे हैं। आपको पूरा मॉडल आंसर चाहिए होगा मुख्य भाग का टाइप फॉर्म में, तो वो भी मिल जाएगा। आप या तो विद्या एडुटेक का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या पर्सनल, मुझे ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है 9721213941। इस पे ना आप मैसेज करके ये मॉडल आंसर मंगा सकते हैं, या टेस्ट सीरीज में अगर जो आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। हम लोग क्या करेंगे कि आपका प्रैक्टिस तो करवाएंगे ही। मान लीजिए ऑफलाइन आ सकते हैं मुखर्जी नगर में, तो आइए। ऑफलाइन यानी प्रयागराज में आ सकते हैं, ओल्ड कटरा के आसपास एक हमारा एग्जाम सेंटर है, वहां पे आ सकते हैं, तो टेस्ट दीजिए। ये दोनों जगह आप नहीं उपलब्ध हो पाते हैं तो आप तीसरा विकल्प है कि ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। कैसे? क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे। जैसे मान लीजिए कि कल टेस्ट होने वाला है 1 बजे, मान लेते हैं दिन में 1 बजे टेस्ट होने वाला है, तो 12:55 पे हम आपको क्वेश्चन पेपर भेजेंगे। ठीक, और जितना भी टाइम ड्यूरेशन इस एग्जाम का रहेगा, उतने ही टाइम ड्यूरेशन में आपको क्वेश्चन लिख के सबमिट करना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है, डिजिटली कॉपी चेक होके पेन पेपर से जस्ट ऐसे ही जो लिखा जा रहा है यहाँ पे चेक होके आपको मिल जाएगी, और उसका मॉडल आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो ये था जस्ट इन्फॉर्मेशन कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से, कैसे जुड़ सकते हैं। तो पहला हम लोगों ने पहला पॉइंट्स लिखा कि जन आधारित स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। अब देखिए, महात्मा गांधी जब 1915 में भारत आए थे, 9 जनवरी 1915 को, इसके पहले भी भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था।
नरमपंथी विशेषकर 1985 से 1885 से 1905 के बीच में जो नरमपंथी दल का जो एक्टिव थे नरमपंथी दल, या उसके बाद से 1907 के बाद से जो गरमपंथी दल एक्टिव हुए थे सॉरी थोड़ी खांसी आ रही है, हाँ, जो एक्टिव थे 1915 तक, तो ये जो दोनों क्रांतिकारी दल थे, चाहे नरमपंथी वाले हो गए या गरमपंथी वाले हो गए, तो ये इन लोगों का एक लिमिटेड जनाधार था, ये सामान्य जनमानस तक नहीं पहुंच पा रहे थे। विशेषकर नरम दल की जब हम बात करें तो उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जागृत तो किया, राष्ट्रीय राजनीति के प्रति जागृत तो किया, लेकिन वो मध्यम वर्ग और शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहे, वो कभी भी जन सामान्य से कनेक्टिविटी नहीं प्रदान कर पाए। तो गांधी की यही विशेषता थी कि इन्होंने जो भी आंदोलन थे उसको जन आधारित आंदोलन बना दिया। तो हम ये दिखाएंगे इसमें कि जन आधारित स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया किसके रूप में? आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में। ठीक, दूसरा बिंदु हम क्या लिख सकते हैं? अहिंसा, अहिंसा सत्याग्रह है ना का परिचय दिया। किसमें? तो अपने आंदोलन में। इसके पहले जो भी आंदोलन होते थे ना, चाहे नरमपंथी दल का आंदोलन था, तो वो लोग क्या करते थे, उनकी जो आंदोलन की पद्धति थी वो भिक्षावृत्ति पे आधारित थी, यानी वो निवेदन के माध्यम से सिर्फ अपनी बातों को क्या है, एप्लीकेशन से माध्यम से, संवैधानिक सुधारों के माध्यम से वो चाहते थे कि सत्ता हमारे हाथ में आ जाए, है ना, स्वतंत्रता हमको मिल जाए। जबकि इसके विपरीत क्या थे, गर्मवादी दल एकदम एग्रेसिव थे, है ना। तो महात्मा गांधी इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाए, है ना। उन्होंने अहिंसा को, सत्याग्रह को क्या किया कि जो आंदोलन थे उससे जोड़ दिया कि हम कुछ भी हो जाए आंदोलन करेंगे, लेकिन हिंसात्मक नहीं होंगे, हमारा आंदोलन अहिंसात्मक होगा, सत्य पे टिका होगा। तो ये उनके राष्ट्र निर्माता के रूप में दूसरी पॉइंट हो गई। तीसरा बिंदु हम क्या दे सकते हैं? सामाजिक समरसता और अस्पृश्यता उन्मूलन। उन्होंने क्या किया कि भारत को कनेक्ट करने के लिए भारत के सभी जो वर्ग थे, जो समुदाय थे, जो जातियां थी, उसको कनेक्ट करने के लिए क्या किया, एक अस्पृश्यता उन्मूलन भी चलाया था। किसके? हरिजनों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माता के रूप में ही तो साबित हुए। तो ये पॉइंट भी हमें यहाँ पे मेंशन करना था। ठीक, चौथा हमको क्या मेंशन करना था? स्वदेशी पर बल दिया, स्वदेशी पर बल दिया उन्होंने, है ना। उन्होंने ये कहा कि हमारे जो लघु उद्योग हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, इन्हीं का हम विकास करें, है ना। खुद के बनाए हुए कपड़ों का ही प्रयोग करें, खुद के बनाए हुए वस्तुओं का ही प्रयोग करें, विदेशों से जो आयात की गई आकर्षक वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करने से बचें। इसके पीछे उनका दो तर्क था। एक पहला तर्क ये था कि जो पश्चिमी संस्कृति है ये भारतीय संस्कृति पे क्या है कि थोपी जा रही है, तो एक तो हम इससे बचेंगे यदि स्वदेशी पे अपनाएंगे। दूसरी क्या होगा कि जब हम अपनी ही वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, अपनी ही वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमको रोजगार का अवसर भी उत्पन्न होगा। तो इन दोनों पक्षों को ध्यान में रखते उन्होंने स्वदेशी पर बल दिया था। तो स्वदेशी पर बल देना भी कहीं ना कहीं आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में वो उनको पहचान मिली। पांचवा क्या हो सकता है? राजनीति और साधनों की पवित्रता। ठीक है, राजनीति में और साधनों में पवित्रता की बात की। उन्होंने ये कहा कि यदि हमारा जो साधन है वो पवित्र नहीं है तो हमारा साध्य जो है वो भी पवित्र नहीं होगा, है ना। यानी कि वो ऐसे मार्ग को अपनाने पे बल दे रहे थे कि जिसका लक्ष्य मतलब क्या है कि भ्रष्टाचार ना हो, जिसका लक्ष्य क्या है कि जो माध्यम जो हम अपना रहे हैं, मान लीजिए कि हम राम राज्य की स्थापना करने की बात कर रहे थे, तो वो ये नहीं कह रहे थे कि हम भ्रष्टाचार के माध्यम से या कहीं भी किसी प्रकार की धोखाधड़ी के मामले से हम राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हमें मेंशन करने थे जो हमें इंडिकेट करे, जो ये बताए कि महात्मा गांधी क्या थे, आधुनिक भारत के निर्माता थे। फिर स्थानीय शिक्षा पे उन्होंने बल दिया, भारतीय शिक्षा पद्धति पे बल दिया, महिलाओं को समानता अधिकार प्राप्त करने पर बल दिया, महिलाओं की शिक्षा पर उन्होंने बल दिया था, अस्पृश्यता उन्मूलन पे बल दिया था,
जातिगत भेदभाव को कम करने पर बल दिया था, है ना। आधुनिक जो जन सामान्य है उसको आंदोलन से जोड़ा था, कृषक वर्ग को जोड़ा था, किसानों को जोड़ा था, महिलाओं को जोड़ा था, छात्रों को जोड़ा था। तो ये जो आधुनिकता का बीजारोपण उन्होंने किया था इन जो अपने जो रचनात्मक कार्यक्रमों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में स्थापित हुए थे। तो इन सारे बिंदुओं को हमको मुख्य भाग में मेंशन करना। आइए निष्कर्ष देखें। महात्मा गांधी का योगदान राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाने से कहीं अधिक व्यापक था। उन्होंने केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं दिलाई, उन्होंने इससे बढ़ के भी कुछ किया था। क्या? उन्होंने सामाजिक सुधार, अस्पृश्यता निवारण, आर्थिक आत्मनिर्भरता और नैतिक राजनीति, जिसे उन्होंने सर्वोदय का नाम दिया था, का मॉडल प्रस्तुत किया। वह आज भी आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक समावेशी चरित्र की नींव है। नींव क्या है? तो जो आर्थिक आत्मनिर्भरता है, नैतिक राजनीति है ना, और जो सामाजिक सुधार है, वो कहीं ना कहीं आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक समावेशी चरित्र की नींव है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें इसमें लिखने थे। ठीक है बाबू। तो आज फिलहाल हम लोग 3 ही क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, जो कि जस्ट आज हम लोगों ने शुरू किया है। तो प्रतिदिन हम लोग 2-2, 3-3, 4-4 प्रश्न जितना हो सकता है उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक। यदि आप उत्तर लिखते समय इतने बिंदुओं को आप अपने से ही मेंशन कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। नहीं तो हमसे जुड़ के आप अपने उत्तर को और बेहतर कर सकते हैं, और मतलब आपने जो उत्तर लिखना अभी तक ठीक से नहीं शुरू किया है तो कर सकते हैं। ठीक है बाबू, मिलते हैं कल आपको।